हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं TE21 PDF का अगला टॉपिक। सो अगला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ हाईवे इन इंडिया। इंडिया में रोड का डेवलपमेंट कैसे शुरू हुआ। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ रोड डेवलपमेंट कमेटी इन 1927 हेडेड बाय मिस्टर M.R. जैकर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद रोडों की हालत इंडिया में बहुत ख़राब थी। रोडों की हालत को इम्प्रूव करने के लिए उस समय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, एक कमेटी का गठन किया, समिति का गठन किया, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे मिस्टर M.R. जैकर। ये हुआ सन 1927 में। तो जैकर कमेटी ने क्या किया, जैकर कमेटी में सभी लोग थे, इंजीनियर्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, सभी तरह के एक्सपर्ट्स थे। उन्होंने पूरे इंडिया का सर्वे किया, सभी जगह देखी, और सभी तरह की स्टडी करी, और स्टडी करने के बाद उनने एक रिपोर्ट बनाई ताकि गवर्नमेंट को सबमिट किया जा सके और उस तरह से जो है रोड का काम आगे किया जा सके। तो ये जो रिपोर्ट थी उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई थी। रिकमेंडेशन का मतलब सुझाव। क्या सुझाव दिए गए थे। पहला सुझाव दिया गया था कि रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसीडर्ड एज द नेशनल इंटरेस्ट। रिजल्ट शेयरिंग ऑफ द फंड फॉर सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट। नेशनल हाईवे 60% फ्रॉम सेंट्रल एंड 40% फ्रॉम द स्टेट। पहला जो जयकर कमेटी ने सुझाव दिया वो ये दिया कि रोडों का जो डेवलपमेंट है वो नेशनल लेवल पे किया जाना चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट रोड हैं उसको जो है इम्पोर्टेंस देते हुए नेशनल लेवल पे उसको किया जाना चाहिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट रोड थी पूरे इंडिया की, इनको हम आज नेशनल हाईवे के नाम से जानते हैं। तो नेशनल हाईवे का काम क्या था कि पूरे इंडिया को कनेक्ट करना, और ये पूरे साल इंडिया की कनेक्टिविटी को बनाए रखेंगे। इन रोडों को बनाए रखने के लिए जो है सेंट्रलाइज्ड जो है शेयरिंग ऑफ फंड किया गया। शेयरिंग ऑफ फंड में क्या किया कि जो नेशनल हाईवे है उसको बनाने के लिए 60% जो पैसा आएगा वो आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, और 40% जो पैसा आएगा वो आएगा स्टेट गवर्नमेंट से। तो ये पहला रिकमेंडेशन हो गया। दूसरा रिकमेंडेशन बोला गया कि एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी चार्ज्ड ऑन द पेट्रोल एंड डीजल फॉर द रोड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, एंड सेंट्रल रोड फंड वाज एस्टैब्लिश इन 1929, और ये इसके करंट कंट्रीब्यूशन है। अगला रिकमेंडेशन ये बोल रहा है कि रोड की डेवलपमेंट के लिए हमें पैसा तो चाहिए रेगुलर। तो पैसा किससे लेना चाहिए, जो लोग रोड को यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो भी रोड रोड को यूज़ कर रहे हैं वो तो या तो पेट्रोल गाड़ी यूज़ कर रहे हैं या डीजल गाड़ी यूज़ कर रहे हैं। तो हम पेट्रोल और डीजल पे एक टैक्स लगाएंगे, और इस टैक्स का उपयोग हम रोड की डेवलपमेंट में करेंगे। तो ये टैक्स से जो पैसा मिला है उससे उस फंड को हमने बोला है सेंट्रल रोड फंड। ठीक। ये स्थापित हुआ, मतलब ये बना 1929 में। तो ये फंड जो है आज भी लिया जाता है लोगों से, ये टैक्स आज भी लिया जाता है। और आज का मतलब अभी हमारे पास 2012 का डाटा है, आज का भी मिल जाएगा, बट 2012 तक पेट्रोल पर 2 रुपीज़ पर लीटर और डीजल पर 50 पैसे पर लीटर जो है पैसा सेंट्रल रोड फंड में जाता था, और उससे रोड के काम, मतलब रोड का जो कंस्ट्रक्शन है और रोड का जो मेंटेनेंस है उसका काम किया जाता था। अगली जो रिकमेंडेशन था
कि सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी शुड बी एस्टेब्लिश। उसका रिज़ल्ट निकला कि इंडियन रोड कांग्रेस 1934 में एस्टेब्लिश हुई। अब टेक्निकल बॉडी की ज़रूरत क्यों है इंडिया में? क्योंकि इंडिया में जो रोड बने वो दरअसल बनाए गए थे ब्रिटिश द्वारा, और ब्रिटिश द्वारा जो रोड बने गए थे उनका जो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन मेथड था वो इंग्लैंड के हिसाब से था या यूरोप के हिसाब से था। वहाँ की जो सॉइल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ की जो टोपोग्राफी उसके अकॉर्डिंग था। तो इंडिया में भी वो उसके हिसाब से रोड बनाई गई, पर वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। तो हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि इंडिया की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हमें रोड को डिज़ाइन करना चाहिए। इसलिए ये टेक्निकल बॉडी जो है बनाई गई, इसको बोला गया इंडियन रोड कांग्रेस। 1934 में इसका गठन किया गया। तो इंडियन रोड कांग्रेस क्या करता है? गाइडलाइंस देता है कि रोड को किस तरह बनाना है। तो ये कोड्स देता है, कोड्स। कोड्स में सभी आइटम्स के कोड्स रहते हैं। रोड में जितने भी चीज़ें, जितने भी आइटम्स रहते हैं उनके कोड्स रहेंगे, उनकी गाइडलाइन रहेंगी कि उस पर डिवाइडर कैसे बनेगा, शोल्डर कैसे बनेगा, रोड का डिज़ाइन कैसे होगा, ट्रैफिक सर्वे कैसे होगा, पार्किंग कैसे होगी। सभी चीज़ों का डिज़ाइन करने का काम है किसका? इंडियन रोड कांग्रेस का। इसके बाद अगला जो रिकमेंडेशन दिया जैकर कमेटी ने वो ये दिया कि हमें एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी चाहिए। अब जो भी आज जिस भी तरीके से रोड बन रही हैं उसमें रिसर्च भी लगातार करते रहना चाहिए ताकि हम और कम लागत में और अच्छी रोड बना सकें। तो इसलिए सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई 1950 में। आज भी ये है एग्जिस्टेंस में, और ये रोड पर रोड की डेवलपमेंट पर, रोड से रिलेटेड कामों पे आज भी रिसर्च का काम करती है। क्या चीज़ इनने रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मेन चीज़ क्या बनाई है? बम्प इंडिकेटर बनाया है ना। मतलब ये रोड में कितना उतार चढ़ाव आता है, फ्लक्चुएशन आता है, मतलब रोड कितनी स्मूथ है ये हम बम्प इंडिकेटर से देखते हैं। फिर इनने फ्लाई ऐश को यूज़ करके रिजिड पेवमेंट को बनाना इनने सबसे पहले शुरू किया था। ठीक है, तो फ्लाई ऐश जो है एक वेस्ट मैटर रहता है जो कि कोयले के जो कारखाने जो रहते हैं, कोयले से बिजली उत्पादन रहता है, उनके कारखाने रहते हैं, वहाँ से जो राख उड़ के आती है चिमनी से बाहर उसे हम कहते हैं फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश का उपयोग क्या कहाँ पे किया? कंक्रीट के रोड पे, और कंक्रीट के रोड की जो कॉस्ट है वो कम करी, और फ्लाई ऐश जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी इनने क्या किया? डिस्पोज किया। तो दो काम एक साथ कर दिए। ठीक है, अगला जो रिकमेंडेशन है जैकर कमेटी का वो ये है कि हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। तो इसलिए क्या है, 20 साल के प्लान बनाए गए इंडिया में, 20-20 साल के रोड प्लान बनाए गए। तो अभी तक 3 20 साल के प्लान कंप्लीट हो चुके हैं, और 3 20 साल के प्लान के बाद पूरे इंडिया में रोड का अच्छा खासा नेटवर्क एस्टेब्लिश हो गया है। तो ये जो 20 ईयर प्लान है इसको हम देखते हैं। पहला 20 ईयर प्लान, सेकंड 20 ईयर प्लान, थर्ड 20 ईयर प्लान। पहला जो 20 ईयर प्लान है उसकी मीटिंग हुई थी नागपुर में, दूसरे की बॉम्बे, तीसरे की लखनऊ। इनका पीरियड था पहले का 1943 से 63, पर ये ख़त्म हो गया था 61 में। मतलब इसका जो टारगेट था 61 में ही ख़त्म हो गया था। बॉम्बे का टारगेट जो ड्यूरेशन था 61 से 81, और लखनऊ का जो टारगेट था 81 से 2001। ठीक है, ये रोड की डेंसिटी हमें रखी गई थी इस प्लान में 16 किलोमीटर पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब इतने एरिया में इतना रोड की डेंसिटी होनी चाहिए, घनत्व होना चाहिए। तो नागपुर में 16 था, बॉम्बे में बढ़ा के 32 कर दिया, लखनऊ में बढ़ा के 82 कर दिया।
फिर अगली चीज़ है पैटर्न। तो पैटर्न हम देखेंगे कि सिटी में जो भी हम रोडों का निर्माण करते हैं वो एक पैटर्न के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे स्टार एंड ग्रिड किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया, यहाँ पे स्टार एंड रेक्टेंगुलर लिया। तो ये हम देखेंगे पैटर्न क्या रहता है, आगे देखेंगे। फिर है एक्सप्रेस हाईवे। एक्सप्रेस हाईवे क्या रहता है, दो शहरों को या दो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए हमने एक हाईवे बनाया है जहाँ पे एक भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। इंटरसेक्शन मतलब कि उसमें कोई भी रोड क्रॉस नहीं करेगी और एक पॉइंट से निकले और दूसरे पॉइंट पे लगातार फुल स्पीड में हम जा सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेस वे। तो पहले प्लान में तो नहीं था, दूसरे प्लान में 1600 किलोमीटर, तीसरे प्लान में 2000 किलोमीटर। फिर रोड क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड। दूसरे प्लान में भी सेम तरह से किया गया। तीसरे प्लान में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे, सेकेंडरी में स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, टर्शरी में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिए गए, रोड के कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारों को। पहला क्या था कि कॉन्ट्रैक्टर भी कम थे, कंस्ट्रक्शन कंपनियां भी कम थी, तो उनको डायरेक्टली बुला के उनको काम दे दिया जाता था। बिना मतलब नेगोशिएट कर देते थे कि इतने कम में करो, आपस में नेगोशिएट करके काम दे देते थे। फिर क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर और कंपनियां बढ़ गई और क्लोज कॉन्ट्रैक्ट देना सही नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि इससे करप्शन बढ़ जाता है। तो फिर क्या किया, टेंडर जो है, टेंडर भरने शुरू हुए। तो टेंडर में क्या है कि एक कोई पर्टिकुलर रोड के लिए जो भी व्यक्ति सबसे कम कॉस्ट में एक कोई पर्टिकुलर क्वालिटी में रोड का कंस्ट्रक्शन के लिए राज़ी हो जाता था, उसको वो काम दे दिया जाता था। ठीक है, तो सबसे कम कॉस्ट में। अब क्या चीज़ चल रही है, अब अलग अलग मॉडल चल रहे हैं, जैसे पीपीपी चल रहा है ना। तो अब क्या है, गवर्नमेंट के पास पैसा तो है नहीं, पैसा सब है पर गवर्नमेंट इसको इस पे ना खर्च करके कहीं भी खर्च करती है। ठीक है, तो इस पे भी खर्च कर सकती है पर गवर्नमेंट इसको अवॉइड करना चाहती है और नहीं चाहती कि गवर्नमेंट इसका भार ले। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पीपीपी मॉडल बना दिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या करेंगे कि जो प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पब्लिक से डायरेक्टली पैसा ले लेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम टोल देखते हैं, तो टोल जो भी हाईवे को यूज़ करेगा टोल पे आके पैसे दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे मॉडल हैं और एक तरह से गवर्नमेंट ने अच्छा काम भी किया, उस पर जो है फाइनेंशियल लोड कम हो गया है और क्वालिटी भी जो है मेंटेन रहती है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग मॉडल जो है डेवलप होते रहते हैं। एक चीज़ हम और देख लेते हैं, एक्सप्रेसवे क्या होता है। एक्सप्रेसवे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए हम हाईवे बनाते हैं और इसमें इंटरसेक्शन नहीं रहते। इंटरसेक्शन का मतलब दो रोड जो हैं वो क्रॉस नहीं करती हैं। जैसे एक रोड ये जा रही है सीधी, इसको कभी भी ऐसी दूसरी रोड क्रॉस नहीं करेगी, है ना। तो एक्सप्रेसवे में क्या रहता है, पॉइंट ए से लेके बी तक दो जो शहर हैं उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहेगी, ऐसा कोई भी क्रॉस नहीं करेगा, उसमें दूसरी रोड क्रॉस नहीं करेगी। तो इसमें क्या रहता है कि ऐसे लेन्स बने रहते हैं, जैसे ये 4 लेन का एक्सप्रेस वे है, 1 2 3 4। तो जो सबसे ऊपर जो लेन है उसमें मिनिमम स्पीड रहेगी 120 किलोमीटर, उसके बाद 100, उसके बाद 80, ऐसे जो है स्पीड की लिमिट डिफाइन कर देते हैं, मिनिमम स्पीड की लिमिट। इससे स्लो नहीं चलना है वरना जो है पीछे वाली गाड़ी आके टक्कर मार देगी। ठीक है, तो इस तरह से ये सब रखना है। और तो इससे जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट बहुत जल्दी हाई स्पीड में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें कहीं रुकना तो है नहीं। ठीक है, स्लो भी नहीं करना, तो 120 की स्पीड से एक शहर से दूसरे शहर चले जाओ। ठीक है, तो आप देखना, दिल्ली से कनेक्टिंग बहुत सारे हाईवे हैं, दिल्ली चंडीगढ़ है ना, और
उस तरफ दिल्ली तरफ जो है आपको काफ़ी सारे एक्सप्रेस वे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।